Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में आ गए हैं पूरा कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस लेकर, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का ब्रोशर है रूल्स रेगुलेशन वाला वो आ चुका है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशंस आपको मिलते हैं, वो भी सबसे पहले। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आपको इसके बाद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे राउंड वाइज जो रूल्स हैं क्या रहेंगे, क्योंकि जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो बदल गया है। पिछले सालों के हिसाब से आप देखेंगे तो रूल्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। इवन सिक्योरिटी अमाउंट जो पिछले साल लगता था वो भी चेंज हो गया है। पिछले साल 10,000 लगता था, उससे पहले भी, और इस साल से 20,000 लगेगा। इसमें पूरा मैं डिस्कस करूँगा एक एक चीज़, और क्योंकि पूरा ब्रोशर बड़ा है और सारी चीज़ें कवर करना, एक एक पॉइंट को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे। हो सकता है 2 या 3 वीडियो मिनिमम इसको कवर करने में लगेगी। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम बेसिक से लेकर लास्ट राउंड तक क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही सिक्योरिटी अमाउंट आपका क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पिछले साल वाला कुछ नहीं रहा है। तो जितने भी लोग हैं उन सबको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और आराम से करूँगा, चाहे उसके लिए एक ज़्यादा वीडियो मेरे को लानी पड़े। इसमें पूरा आपको डिस्कशन करा जाएगा। तो जो लोग भी चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को साथ जुड़ जाएं, आपको पूरा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। और उसके साथ ही जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। पूरे डाउट्स जो है वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस का जो चार्ज है अभी जस्ट 1200 रुपीज़ है, जो कि अभी इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्लेटिनम प्लान का जो प्राइस है, जिसमें फॉर्म फिलिंग भी हमें टीम के थ्रू कराते हैं, उसका चार्ज जो है वो 5000 रुपीज़ है। जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज़ हैं पिछले 2-3 दिन से पेंडिंग हैं, वो चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग वाली हो या फिर आयुष वाली हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ होने की वजह से, और जो अभी डाउट्स हैं वो मेनली हमारे पेड स्टूडेंट्स के भी ज़्यादा हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन किया है उनको रिप्लाई करें। इवन अदर प्लेटफॉर्म से भी मैं क्वेरी देखता हूँ, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारी क्वेरी होने की वजह से। तो इसलिए अभी टीम और हम मिलकर पहले कोशिश करते हैं कि जो पेड स्टूडेंट हैं उनके क्वेरीज़ को रिप्लाई करें। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो कमेंट्स का भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उन पर मौका पड़ेगा तो सेपरेट वीडियो भी आ जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आप जो है ये रूल्स रेगुलेशन वाली जो PDF है डाउनलोड कहां से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट की क्वेरी यही रहती है कि ये PDF डाउनलोड कहां से करनी है, कहां से हमें मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको आना पड़ेगा AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्रोम पे डालेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। UG काउंसलिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के सेक्शन में आपको UG काउंसलिंग में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UG में क्लिक करना है, और आपके सामने यहाँ पर ये दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग स्कीम FAQs 2024 आर रिलीज। तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड करेंगे, और जो सेम PDF है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, B.Pharma, अंडर ग्रेजुएट, तो इन सब के लिए जो है 2024-25 का रूल्स रेगुलेशन वाला आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो फ्लो चार्ट है काउंसलिंग वाला वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं बताऊंगा किन लोगों को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी होगी कि ऑल इंडिया कोटा में उनको पार्टिसिपेट करना है या स्टेट में करना है, तो वो डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं उसको कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द ऑल इंडिया कोटा सीट्स कमिंग अंडर AACCC, यानी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर जो सीट्स आ रही हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो सीट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपको उन कॉलेजेस में या उन सीट्स पर एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा UG, BAMS, BSMS, BOMS, BHMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी जितने भी स्टेट हैं उन सबकी जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स है ना, उनकी 15% सीट्स पर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी काउंसलिंग किसी भी स्टेट के हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, 100% सीट्स BAMS BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, BHU के लिए 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। दूसरा, ITRA जामनगर की 100% सीट्स, और फिर उसके बाद 100% NIA जयपुर की 100% सीट्स एक्सेप्ट नॉमिनेटेड तो कुछ रहती हैं उनको छोड़कर, बाकी पूरी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। 100% BMS सीट्स ऑफ NIA पंचकुला की 100% सीट्स भी किससे भरी जाएंगी, ये भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा यानी AACCC से। फिर 100% BHMS सीट्स एंड NIH कोलकाता, उसी के साथ 100% सीट्स ऑफ BAMS
BSMS, BUMS, BHMS ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर आपको डीम्ड में एडमिशन लेना है, चाहे कोई भी कोर्स हो, आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो प्राइवेट वालों को स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जिस भी स्टेट का में वो प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल है उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा आपको। फॉर एग्जांपल किसी को यूपी में प्राइवेट आयुष कॉलेज लेना है, प्राइवेट BMS कॉलेज लेना है, तो उसको यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ना कि ऑल इंडिया में। उसी तरह से किसी को उत्तराखंड में एडमिशन लेना है तो उसको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसी तरह से किसी को पंजाब, हरियाणा, जिस भी स्टेट में एडमिशन लेना उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, ये प्राइवेट के लिए। डीम्ड के लिए 100% सीट्स ऑल इंडिया से भरी जाएंगी। उसके साथ ही NIS चेन्नई की 100% सीट्स, उसके साथ ही 50% BMS AIA गोवा की सीट, उसके साथ ही 50% BUMS AMU की सीट जो कि ओपन नेचर में है, उसके साथ ही 50% BMS BHMS सीट्स ऑफ NIS शिलोंग मेघालय की सीट, उसके साथ ही AIQ 𝗵𝗴 ITRA जामनगर की गुजरात की सीट। ये इसी साल ऐड हुई है, पहले ये जो है ऑल इंडिया के अंदर नहीं आती थी। ITRA जामनगर खुद से इसका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता था। ठीक है, और बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो अब सीट्स हैं वो टेंटेटिव नेचर में, कुछ चेंज उसमें हो सकता है। तो पहले तो ये मैंने बता दिया किस को पार्टिसिपेट करना है। इन सीट्स में अगर आपको किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग में क्या रूल्स रहेंगे, क्या सिक्योरिटी फीस वगैरह लगेगी, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो काउंसलिंग को डिटेल में समझने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है वो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट ये पूरा डिटेल में बताऊंगा और आराम से बताऊंगा, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल पोर्टल है AACCC का वो है AACCC.gov.in। इस पर जाकर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन और सारा प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक जो है वो आएगा, जिसकी तारीख है 26 और 27 अगस्त। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 28 तारीख से। ठीक है, तो राउंड 1 के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करेंगे, AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कब से करेंगे, 28 तारीख से करेंगे। आपको लाइव रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाएगा। तो जो लोग भी काउंसलिंग करने वाले हैं या जो आपके रिलेशन में करने वाले हैं सब लोग जो है चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाया जाएगा, कैसे आपको करना है पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसकी भी टाइमिंग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चलेगी। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी आपके कॉलेजेस का प्रेफरेंस है। और जिन लोगों को आयुष के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ के कॉलेजेस का कुछ आइडिया नहीं होता है कि किस ऑर्डर में प्रेफरेंस रखना है, किस कॉलेज को ऊपर किसको नीचे। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमने बताया होता 1200 रुपये गाइडेंस वाला, उसमें आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी बताई जाएगी। उसके साथ ही कॉलेजेस की कितनी फीस है, फीस स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा, किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखना है ये भी बताया जाएगा, और काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस ये सब भी बताया जाएगा। तो एकदम लोएस्ट प्राइस है, इससे प्राइस कम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और एकदम जेन्युइन तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा है। कोई भी एक बड़ा चार्ज करके हम यहाँ पर कंसल्टेंसी एज अ नहीं चला रहे हैं कि आपसे पैसा लूटें। एकदम लोएस्ट अमाउंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट करेंगे तो कितना अमाउंट आपको लगेगा। 2 तरह का अमाउंट लगता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरा होता है सिक्योरिटी फीस। कितना पैसा लगेगा मैं पहले पैसा बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। तो फीस के लिए जो इस ब्रोशर का चैप्टर 5 है उस पर आते हैं, क्या आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो जो आपके अराउंड फ़ीस लगेगी वो यहाँ पर दी हुई है। 2 तरह की फ़ीस लगेगी। पहला है नॉन रिफंडेबल, यानी वापस नहीं होगी, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इसकी अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, यानी इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपकी जो फीस लगेगी, अगर आप अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा। EWS OBC अनरिजर्व्ड इनका कितना लगेगा, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन। SC ST PWD अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के चार्ज लगेगा। उसी तरह से डीम्ड का, आप किसी भी कैटेगरी के हों, डीम्ड में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो आपके 5000 का जो है रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं आएगा। दूसरा है सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि होता है रिफंडेबल। सिक्योरिटी का मतलब होता है वापस हो जाता है। अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करते हैं, सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं काउंसलिंग के रूल, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग में गलती की, कॉलेज आपको मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, गलत चॉइस डाल दी और आपका उसमें मन नहीं है एडमिशन लेने का, इन सब केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है, और जो कि इस बार अमाउंट बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट सेमी एडेड कॉलेज के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट, इन तीनों को मिलाकर कितनी भी कैटेगरी के आप हों, यानी चाहे OBC हो, अनरिजर्व्ड हो, SC ST कुछ भी हो, आपका जो अमाउंट है सिक्योरिटी का वो 20,000 रुपये लगेगा। देखो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया यहाँ पर, 20,000 रुपये आपका अमाउंट लगेगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं तो सभी कैटेगरी के लिए 50,000 रुपये लगेगा, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 20,000 रुपये सिक्योरिटी लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया, फॉर एग्जाम्पल कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है तो टोटल उसको
5,000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 50,000 की सिक्योरिटी, टोटल 55,000 जो है जमा करना पड़ेगा। और जबकि अगर कोई गवर्नमेंट एडेड या नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहा है तो अनरिजर्व्ड EWS OBC से है तो उसको 21,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। कैटेगरी से है तो 20,500 रुपये उसको जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का 500, 20,000 सिक्योरिटी का। ठीक है, तो ये तो हो गया अमाउंट कितना आपको जमा करना है। अब उसके बाद मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद जो भी चॉइस फिलिंग की डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आप जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहला कि आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सेकंड में भी पार्टिसिपेट करना है, थर्ड में भी करना है। डायरेक्टली आप एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करेंगे। और एक और डाउट रहता है स्टूडेंट का कि क्या ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कंपलसरी है दोनों में करना? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप चाहे एक में कर सकते हैं, चाहे सिर्फ स्टेट में करें, चाहे सिर्फ ऑल इंडिया में करें, ये आपकी चॉइस है, जैसा भी चाहते हैं। अब दूसरा केस हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया स्टूडेंट को। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं? पहला ये कि स्टूडेंट उस कॉलेज को नहीं लेना चाहता है, उसने सिर्फ कॉलेज को ऐसे ही डाला, अलॉट हो गया, वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो उसके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। वो कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ना करे, एडमिशन ना ले, अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है फ्री एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, जो भी कॉलेज मिला उसमें एडमिशन मत लो, बस हो गया अपने आप फ्री एग्जिट। दूसरा, अगर वो एडमिशन लेता है, फर्स्ट राउंड के कॉलेज में एडमिशन लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने ज्वाइन कर लिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब ज्वाइन कर लिया तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि वो फर्स्ट राउंड के कॉलेज को लेकर अपग्रेड करना चाहता है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉलेज मिला है उसको, तो स्टूडेंट चाहता है उस कॉलेज को तो मैं रखे रहूं, लेकिन अगले राउंड में उससे बेहतर कॉलेज के लिए मैं ट्राई करूं। तो ऐसा कर सकते हैं, आप जो है पुराने कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और वहाँ पर विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन भर देंगे। कॉलेज में जाकर वहाँ फॉर्म भरा जाता है कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, वो फॉर्म भरवा देंगे, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। फिर उसके बाद अगर आपने फॉर्म भर दिया विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, उसके बाद आपके पास चांस है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि उसी के साथ कंटिन्यू करें, फॉर्म तो पहले आपने भर दिया था लेकिन फिर आपको लगा कि ठीक कॉलेज है, मैं इसके साथ भी पढ़ सकता हूं, तो आप चॉइस फिलिंग ना करेंगे, सेकंड राउंड में डायरेक्टली जो है उसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया लेकिन आपने देखा कि अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो सेकेंड राउंड के यहाँ पर सेकेंड राउंड के फाइनल रिजल्ट आने से, यहाँ देखेंगे आप अवेल फ्री एग्जिट, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपने कॉलेज मिला, उसमें एडमिशन ले लिया, तो सेकंड राउंड के रिजल्ट आने से पहले आप फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को छोड़ सकते हैं। फ्री एग्जिट यहाँ पर मिल जाएगा। फ्री एग्जिट का मतलब होता है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट बची रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है, आप डायरेक्टली अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड के रिजल्ट से पहले अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको फ्री एग्जिट दे दिया जाएगा, अगर आपने एडमिशन फर्स्ट राउंड वाली में ले लिया था तब। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड वाला यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सेकंड राउंड वाला। सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पहली चीज़ मैं यहाँ से बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, पहले आपका जो प्रोविजनल और वो वर्चुअल मैट्रिक्स है वो आएगी, यानी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितनी सीट्स बची हैं, किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। फिर उसके बाद चॉइस सबमिटेड इन द राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड, यानी जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी वो नल एंड वाइड होगी, आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 में। हर राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करनी होगी, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा। तीसरा, नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर ऑल कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 2। राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से नई चॉइसेस को फिल करना होगा, पुरानी चॉइसेस के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पर राउंड 2। ठीक है, अब राउंड 2 में पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि अगर हम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो सेकंड में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा और चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर आप पहली बार सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, या किसी वजह से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो, या फिर आप पहले ही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट वगैरह कर चुके हैं तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, और अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखो यहाँ पर मैं डिटेल में जो सेकंड राउंड वाले रूल्स हैं वो बता देता हूँ। अब जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लिख भी रखा है राउंड 1 कैंडिडेट्स नो नीड टू रजिस्टर अगेन। फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब सेकंड राउंड में 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब दोनों के सिनारियो में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या क्या हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना जो इमेज है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सही से और ज़्यादा दिखे। ठीक है, हाँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, इसको मैं बड़ा कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड। सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप जो है डायरेक्टली राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 2 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1
एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। यहाँ पर इसका लाइन का क्या मतलब है ये अच्छे समझो। फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला था, आपने एडमिशन लिया और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला। अपग्रेडेशन में राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उस केस में आपका जो पुराना कॉलेज है वही बचा रहता है। आप चाहें कि उसको छोड़ दें तो आपके पास अब ये सेकेंड राउंड के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी वो माना जाएगा कि आपको वो कॉलेज सेकेंड राउंड में मिला है। तो आपके पास सेकेंड राउंड वाले जो रूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके ऊपर। अब जो पहले वाला था कि फ्री एग्जिट ले सकते हैं आप, अब फ्री एग्जिट नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड राउंड के रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो अपग्रेडेड स्टूडेंट हैं मतलब उनको अपग्रेडेशन में कॉलेज नया नहीं मिला और अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिल गया है तब भी उनके पास सेकेंड राउंड के जो रूल्स हैं वही लगेंगे। और जो फर्स्ट राउंड वाला पहले का कॉलेज था वो अपने आप कट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट ने अपग्रेड होकर जो नया कॉलेज मिला है वो चाहे कि मैं पुराने के साथ कंटिन्यू करूँ, नहीं कर सकते। जो नया कॉलेज अपग्रेडेशन के बाद मिला उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला रूल क्या है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 एडमिटेड सीट्स एंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइसेस। यानी राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था आपने एडमिशन लिया था, अपग्रेडेशन के बाद राउंड 2 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तब भी आप राउंड 1 के कॉलेज के साथ फिर से अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। राउंड 3 में सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग करके आप फिर से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है अपग्रेडेशन में, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में। तो थर्ड राउंड तक आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। बाकी और चीज़ें भी मैं डिटेल में नीचे बताऊँगा। तो नीचे वाला जो रूल है उसको बताने से पहले ऊपर वाला जो रूल है वो बता देता हूँ, एक बार उसका क्रिस्प बता देता हूँ क्या उसका निचोड़ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है और राउंड 1 वाली आप सीट को छोड़ना चाहते हैं तो राउंड 3 का जो काउंसलिंग स्टार्ट होने का टाइम है उससे 3 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा फीस पेमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 सितंबर से आपका थर्ड राउंड फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। तो इससे 3 दिन पहले का मतलब क्या होता है, 2 सितंबर। तो 2 सितंबर से पहले अगर आप राउंड 1 वाली सीट को छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी और आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर नीचे क्या बोला गया है, नीचे इन्होंने बोला है अगर जो राउंड 3 की काउंसलिंग है उसके स्टार्ट होने के 3 दिन पहले के बाद, 3 दिन पहले जैसे 2 सितंबर, अब उसके बाद अगर आप राउंड 3 के रिजल्ट तक कभी भी सीट छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ केस देख सकते हैं 2 सितंबर से और यहाँ पर जो राउंड 3 का रिजल्ट आने का टाइम है, तो इसके बीच में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो इस केस में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी पहली चीज़। उसके साथ ही आप ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर दिख रहा है इन एलिजिबल फॉर AACCC यूजी काउंसलिंग, लेकिन स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की जो काउंसलिंग है वो आप कर सकते हैं जब तक थर्ड राउंड का रिजल्ट आता है। लेकिन एक बार अगर थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप किसी भी सीट को छोड़ते हैं, चाहे वो पहले की मिली हुई हो, सेकेंड राउंड की मिली हुई हो, थर्ड राउंड की मिली हो, कभी की भी आप छोड़ते हैं तो आप आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही ऑल इंडिया कोटा ना ही स्टेट कोटा। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर देखो, राउंड 1 नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट विदड्रॉ देयर सीट्स विद फॉरफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट। राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद अगर छोड़ते हैं तो ऑल इंडिया के लिए भी और स्टेट के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ ही किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही यूनियन टेरिटरी वाली। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है हमारे पास उसको कवर करते हैं हम। अगर स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाता है, सेकेंड राउंड में स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाता है तब क्या होगा। उस केस में पहला ऑप्शन है स्टूडेंट के पास, इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फ़ी विल बी फॉरफिटेड मतलब जब्त हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। राउंड 2 का कौन सा रूल चल रहा है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो वाला रूल चल रहा है। सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया तब आप क्या करेंगे। अगर आपने सेकंड राउंड वाला जो कॉलेज मिला था उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या होगा, जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा, इफ विदड्रॉन विद फॉरफीचर 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड विद पेइंग कंप्लीट फी अगेन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपने अगर एडमिशन ही नहीं लिया तो क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप उस एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं और राउंड 3 के रिजल्ट के 3 दिन पहले, राउंड 3 के स्टार्ट होने के, यहाँ पर राउंड 3 के स्टार्ट होने के, कमेंसमेंट दिख रहा है, राउंड 3 के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले अगर आप उस कॉलेज को छोड़ते हैं उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में। फिर अगला क्या है, इफ़ विदड्रॉन विद फॉरफीचर विद इन पीरियड ऑफ 3 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 ऑफ and till date of announcement of round 3 result excluding final result date will be eligible for state UT counseling but ineligible for AACCC। यहाँ पर क्या कहा है कि अगर राउंड 3 के स्टार्ट होने से ऊपर क्या बोला गया था, राउंड 3 के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ते हैं तब क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी और आगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले के बाद, जैसे मैंने अभी बताया था उस एग्जाम्पल के तौर से 2 सितंबर के बाद
यानी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी थर्ड राउंड की, उसके 3 दिन पहले के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त हो जाएगा। आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को छोड़ते हैं, इस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है जब्त हो जाएगा। उसके साथ ही किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही सेंट्रल वाली, ना ही स्टेट वाली, कोई भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनेलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पूरे रूल्स जो हैं बदल गए हैं। अगर आपने यहाँ पर गलती की, कॉलेज छोड़ा सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद, तब आपका जो है किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिला था आपने उसमें एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फिर से अपग्रेडेशन का। आप विलिंगनेस फॉर राउंड 3 अपग्रेडेशन, यानी सेकेंड राउंड के कॉलेज में आप एडमिशन लेके अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हैं और अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेडेशन अगर नहीं करना चाहते तो आप उसी कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। पहली जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड वाली चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वाइड मानी जाएगी। दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आएगी। फिर उसके बाद राउंड 3 में फिर से जो नए स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद राउंड 3 का जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या होगा। पहला कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, दूसरा कि कॉलेज मिल जाएगा। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाता है तब क्या होगा और नहीं मिलेगा तब क्या होगा। राउंड 3 में आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है तब इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड, डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन राउंड 3 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट। यानी अगर राउंड 3 में आपका अपग्रेड कॉलेज नहीं हुआ तो जो पहले के रूल्स थे आपके फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो कॉलेज हैं आपके, उसमें थर्ड राउंड का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू राउंड 1 राउंड 2 सीट एडमिटेड सीट, यानी अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ यहाँ तक भी तो आपको आप उसी कॉलेज के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। अगर कॉलेज छोड़ते हैं किसी भी हाल में तो किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, आप सबसे डिबार कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली सिर्फ इस साल के लिए, जैसे MBBS BDS में क्या होता है अगले साल के लिए भी डिबार कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ इस साल के लिए आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा आप देख सकते हैं, इफ़ विदड्रॉन फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट ही विल बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष काउंसलिंग, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, सबके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई अगर आपको सीट नहीं मिलती है तब। अब उसके बाद आता है कि राउंड 3 में आपको सीट मिल गई तब क्या होगा। राउंड 3 में आपके पास अब अगर सीट मिल गई तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, नो फ्री एग्जिट, कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। अगर कॉलेज आप छोड़ते हैं तो इस केस में आप आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसने लिया है यहाँ मस्ट ज्वाइन राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इफ़ अपग्रेडेड अर्लियर राउंड 1 राउंड 2 सीट विल बी कैंसिल, मस्ट ज्वाइन न्यू सीट। यानी किसी का अगर अपग्रेडेशन हुआ है फर्स्ट राउंड से या सेकंड राउंड से तो उसको ऑब्वियसली जो नया कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। जो पुराना कॉलेज था वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़, इफ सीट अलॉटेड इन द राउंड 3 द प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट थ्रो एनी राउंड इन द स्टेट यूटी काउंसलिंग। अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम दम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तक ऐसा रूल नहीं आया था, ये पहली बार इस साल आया है, देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से जान लो। सभी के लिए है, चाहे स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या ऑल इंडिया में। देखो अगर आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में कोई भी सीट मिली, राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में कोई भी सीट मिली और उससे पहले ही फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में आपको आपके स्टेट में सीट मिल रखी थी या फर्स्ट राउंड में सीट मिल रखी थी, लेकिन आप उसके साथ साथ ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड में आपको जो है सीट मिल गई ऑल इंडिया कोटा में, तो अब क्या होगा, आपको ऑल इंडिया कोटा वाली ही सीट लेनी पड़ेगी। जो स्टेट वाली सीट थी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर पढ़ सकते हैं द प्रीवियस इफ सीट अलॉटेड इन द राउंड 3, यानी राउंड 3 में सीट अलॉट हुई तो प्रीवियस अलॉटेड या एडमिटेड सीट जो है राउंड 3 से पहले किसी भी राउंड में किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपकी कैंसिल हो जाएगी, उस पर नहीं वैलिड होगा। जो नया राउंड 3 के सीट है ऑल इंडिया कोटा की सिर्फ वही वैलिड रहेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लो अच्छे से। इफ नॉट रिपोर्टेड विदड्रॉ बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी काउंसलिंग। लेकिन राउंड 3 की सीट में आपने रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, सिक्योरिटी भी चली जाएगी, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही स्टेट ना ही ऑल इंडिया कोटा। अगले साल तो कर सकते हैं लेकिन इस साल नहीं कर सकते। इफ विदड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट बिकम इनएलिजिबल। या फिर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की जो सीट थी उसमें जाकर आप छोड़ना चाहते हैं थर्ड राउंड के रिजल्ट आने के बाद, तब भी आप हर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हो जाएंगे, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि जिन स्टूडेंट को अभी तक थर्ड राउंड तक भी सीट नहीं मिली तो वो क्या करेंगे। ऐसे स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको जो है अंडरटेकिंग भरना होगा। सबमिट अंडरटेकिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑन द AACCC पोर्टल, कैंडिडेट डज नॉट होल्ड एनी सीट थ्रू एनी राउंड ऑफ एनी काउंसलिंग। आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी सीट नहीं है कहीं से भी, ना ही ऑल इंडिया ना ही स्टेट से कोई भी सीट मिली है,
आपको ये फॉर्म भरने के बाद, अंडरटेकिंग लेने के बाद ही आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में भी लोचा ये है कि 2 तरह का है। दूसरा, पहला तो ये है कि ये तो पहले से ही होता था कि डीम्ड का अलग है और गवर्नमेंट एडेड सेंटर यानी गवर्नमेंट वालों का अलग है, ये तो पहले से होता था। लेकिन इसके अंदर भी स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2 ये दोनों अलग अलग हैं। पहले मैं डीम्ड वाला बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है लास्ट ईयर की तरह। वैसे डीम्ड में क्या होगा, स्टे वैकेंसी राउंड में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबकी लिस्ट जो है रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाके आप जो है अपना एडमिशन कराएंगे। यानी यहाँ पर AA-CCC का कोई रोल नहीं है, उनकी लिस्ट जो है एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट दे दी जाएगी कि ये स्टूडेंट है और जो वैकेंट सीट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद से भरेगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, नो अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 टू स्टे वैकेंसी राउंड। किसी भी राउंड में आपको सीट मिली हो आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते स्टे वैकेंसी राउंड में। जो भी सीट थी आपकी 3rd राउंड तक फाइनल हो गई, उसमें अगर आपने छोड़ी तो आप किसी भी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहे। उससे पहले आपको कोई सीट मिल चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, क्या, अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया गया है। जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आप फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फिर स्टे वैकेंसी राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। स्टे वैकेंसी में 2 राउंड है तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। अब उसमें पहली चीज़ हो सकती है कि आपको कॉलेज ना मिले, हो सकता है। अगर स्टे वैकेंसी राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट का वेट करेंगे। अब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट का वेट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग करनी है स्टे वैकेंसी राउंड 1 में। उसी के बेस पर आपको सेकंड राउंड में भी स्टे वैकेंसी के जो है अलॉटमेंट होगा। अगर नहीं मिलता है तो अपने आप अलॉटमेंट उसमें हो जाएगा, सीट मिल रही होगी तो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। फ्री एग्जिट नहीं है, किसी भी तरह का छुटकारा नहीं है। अगर किसी भी वजह से जो कॉलेज में आपको एडमिशन मिला था स्टे वैकेंसी राउंड में वो कैंसिल होता है, या तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या जो डॉक्यूमेंट थे वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो जो भी किसी भी रीजन से अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए या एडमिशन कैंसिल हो गया स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आप आगे की हर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त कर लिया जाएगा और आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है स्टे वैकेंसी राउंड 2। स्टे वैकेंसी राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनको सीट अलॉट होगी। दोबारा से चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, उसी की बेस पर होगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप डायरेक्टली स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड 2 में भी अगर सीट नहीं मिली तो अपने स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर सीट मिल जाती है तो आपको अलॉटेड कैंडिडेट्स को अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते किसी भी केस में। यहाँ पर भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर छोड़ते हैं तो आप आगे की हर एक काउंसलिंग के लिए डिबार हो जाएंगे, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो। और यहाँ तक सेकेंड राउंड में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तो ये होता है काउंसलिंग का एंड, यहाँ पर आपका काउंसलिंग खत्म। तो एक एक राउंड वाइज मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन क्योंकि हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट है और उसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको समझने में, पढ़ने में और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगता है, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलेगी। आयुष वाले कोर्स में तो स्पेशली आपको नहीं मिलेगा। MBBS BDS का तो सब कवर कर ही देते हैं, आयुष वाले में इतनी डिटेल में कोई कवर नहीं करता है। और यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता चल गया। इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स, क्वेरी रहती हैं और काउंसलिंग में नहीं पता चल रहा कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से कॉलेजेस रखनी है, किस ऑर्डर में रखने, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जैसे मैं फ्री होऊंगा उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 वीडियो जो होगा उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। थैंक यू।